Today we are going to discuss reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शंस के बारे में। चूँकि रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो रिएक्शन का ही हिस्सा होता है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन सबस्टेंस टू अनदर न्यू सबस्टेंस कॉल्ड रिएक्शन। एक सबस्टेंस से दूसरे नए सबस्टेंस में बनना क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। जो सबस्टेंस कन्वर्ट होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो सबस्टेंस फार्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ शार्ट टाइम के लिए इंटरमीडिएट बनता है, जो कि कभी डिटेक्ट किया जाता है, वो कभी नहीं डिटेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शंस क्या होता है? चेंज ऑफ वन सबस्टेंस टू न्यू सबस्टेंस। जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई सबस्टेंस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं जैसे ए, या फिर रिएक्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट को चेंज होने से पहले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है, देन क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। देन प्रोडक्ट बनता है, फिर इसके बाद बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक सबस्टेंस से नए सबस्टेंस में बदलना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये जो चेंजिंग सबस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो चेंजिंग सबस्टेंस होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो नया सबस्टेंस फार्म होता है, जो न्यू सबस्टेंस फार्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये जो न्यू सबस्टेंस फार्म हुआ है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ वन सबस्टेंस टू न्यू अनदर सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। या फिर आप ये कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सबस्टेंस, कन्वर्जन ऑफ वन सबस्टेंस टू न्यू सबस्टेंस, कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ वन सबस्टेंस टू न्यू सबस्टेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो चेंजिंग सबस्टेंस होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो नए सबस्टेंस फार्म होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट, इनके बीच में एक शॉर्ट लिव्ड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? ऐसे सबस्टेंस यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। कभी कभी कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोएनायन बनता है, नाइट्रीन, कार्बिन, बेंजाइन। तो कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बिन्स, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब जो होते हैं इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? दो सबस्टेंस विच आर प्रोड्यूस, during course of reaction, reaction in between reactant and product, called intermediate, ऐसे सबस्टेंस जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं जब कोर्स ऑफ रिएक्शन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट में मैंने आपको बताया कि जो चेंजिंग सबस्टेंसिंग होता है, जो चेंजिंग सबस्टेंस होता है, चेंजिंग सबस्टेंस क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। चेंजिंग सबस्टेंस कॉल्ड रिएक्टेंट। जो चेंजिंग सबस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया सबस्टेंस फार्म होता है, न्यू सबस्टेंस विच आर प्रोड्यूस, जो न्यू सबस्टेंस फार्म होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है,
अब ध्यान देना, इसमें रिएक्टेंट में दो चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग बात करें, अभी आपने देखा रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है इंटरमीडिएट में, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है इंटरमीडिएट में, और फिर इंटरमीडिएट के बाद ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें जो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट होता है, दूसरा होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट, जो सबस्ट्रेट होता है इस पे रिएजेंट अटैक करता है, इसको बोलते हैं बीइंग अटैक। जिस पे कोई भी रिएजेंट क्या करे, अटैक करे, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो आधार होता है, जो बेस होता है रिएक्शन के लिए, रिएजेंट को अटैक करने के लिए, और ये क्या होता है, ये अटैकिंग स्पीसीज होती है, ये अटैकिंग स्पीसीज होती है। दिस इज द अटैकिंग स्पीसीज, ये अटैकिंग स्पीसीज होती है। फिर रिएजेंट भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे तो रिएजेंट भी दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसका लगाव किससे हो, न्यूक्लियस लविंग होता है। ये न्यूक्लियस प्लस लविंग, जिसका लगाव न्यूक्लियस से हो, अर्थात जिसका लगाव किससे हो, पॉजिटिव चार्ज से हो, पॉजिटिव चार्ज से हो। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसको हम लोग NU- से इंडिकेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंट वाला स्पीसीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और ये किस पे अटैक करता है, पॉजिटिव वाले पार्ट पे अटैक करता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस फिलस, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलस, फिलस मीन्स होता है लब, जिसका लगाव इलेक्ट्रॉन से होता है, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये कहाँ पे अटैक करते हैं, ये कहाँ पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करता है, मीन्स निगेटिव चार्ज पे अटैक करता है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, E पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे सबस्ट्रेट के पार्ट दो पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है, दूसरा निगेटिव पार्ट है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पार्ट पे, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा निगेटिव वाले पार्ट पे। तो इस तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के पॉजिटिव वाले पार्ट पे अटैक करके एडिशन करता है तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल जाकर उस पर ऐड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर इस पॉजिटिव वाले पार्ट से किसी एटम को रिप्लेस करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जाकर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर पे किसी को रिप्लेस करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन होता है। तो इसके बेस पे जो है रिएक्शंस जो होते हैं, अगर हम देखें तो रिएक्शंस जो होते हैं मोस्टली वो 4 टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, जैसे सपोज करो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वैसे रिएक्शन बहुत होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो है मोस्टली 4 टाइप्स के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट का पार्ट किसी अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन, कोई भी रिएजेंट जाकर सबस्ट्रेट पे ऐड कर जाता है तो एडिशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर सबस्ट्रेट का कोई भी पार्ट जो है एलिमिनेट कर जाए, मीन्स टूट कर बाहर निकल जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कोई भी सबस्ट्रेट का पार्ट जो है एक स्थान, कोई भी सबस्ट्रेट का एटम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे रीअरेंज करता है तो उसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इन दोनों रिएक्शन में, एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट में बाहर से अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती, ये सबस्ट्रेट का खुद का रीअरेंजमेंट होता है या खुद का एलिमिनेशन होता है।
तो ये आपका मैंने जनरली बताया ये रिएक्शंस होते हैं। अब इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो रिएजेंट होते हैं, उसमें बांड की ब्रेकिंग और बांड का फॉर्मेशन होता है। बांड ब्रेकिंग एंड बांड फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट ये दोनों जब आपस में सबमिट करेंगे तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट के कुछ बांड टूटेंगे, कुछ बांड फॉर्म करेंगे। तो बांड टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, अगर बांड टूटना, अब जो बांड ब्रेक हो रहा है या बांड फॉर्म हो रहे हैं ये स्टेप वाइज स्टेप होता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप वाइज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेप वाइज रिएक्शन। मीन्स एक रिएक्शन होता है स्टेप वाइज रिएक्शन। स्टेप वाइज रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस स्टेप वाइज। व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग and bond formation takes place stepwise called stepwise reaction। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप वाइज रिएक्शन बोलेंगे, या इसी को हम सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है सिंक्रोनस रिएक्शन में क्या होता है, जिसको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंक्रोनस रिएक्शन में जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो, मीन्स व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन process takes place simultaneously called synchronous reaction। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होता है तो उसको हम लोग सिंक्रोनस रिएक्शन कहते हैं। स्टेप वाइज स्टेप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप वाइज रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेप वाइज रिएक्शन। स्टेप वाइज रिएक्शन। आइए देखें, नेक्स्ट स्टेप वाइज रिएक्शन के बाद नेक्स्ट आपका होता है, ये तो आपका हो गया स्टेप वाइज और सिंक्रोनस रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग को केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो बॉन्ड ब्रेकिंग को बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन में। और बॉन्ड फ्यूजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है, फर्स्ट इज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड फीज करे, ऐसा बॉन्ड टूटे जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे। मीन्स व्हेन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन are equally distributed between two shared atom called homolytic bond fusion। जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में सपोज करो ये आपके पास दो एटम हैं, X और Y दो एटम्स हैं।
अगर इनके पास ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपको पता है ये कोवैलेंटली आपस में ज्वाइंट्स हुए हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि एक इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएं, एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाए और फिर एक इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स फ्री रेडिकल प्लस वाई फ्री रेडिकल। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के रिजल्टेंट जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है। फ्री रेडिकल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फ्री रेडिकल भी इंटरमीडिएट कंपाउंड है, फ्री रेडिकल, जो कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के रिजल्टेंट बनता है। ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, फ्री रेडिकल कैसे बना, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के दौरान। अगर हम लोग बात करें फ्री रेडिकल के बारे में, तो फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंटेनिंग कॉल्ड फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन containing species, odd electron containing species called free radical। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में बात करें, तो फ्री रेडिकल जो होता है, सपोज करो अगर हमने मेथाइल फ्री रेडिकल के बारे में बात किया, ये सपोज करो मेथाइल फ्री रेडिकल है, दिस इज द मेथाइल फ्री रेडिकल। मेथाइल फ्री रेडिकल के पास देखा जाए तो इसका स्केलेटन देखा जाए तो इसका स्केलेटन कैसा होता है, ये हो गया, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम इस तरीके से बना लेंगे। इनके पास एक इस तरीके से ऑर्बिटल होता है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि p ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड कंडीशन में होता है। तो ये आपका क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हो गई। और ये पहली बात तो ये शॉर्ट लिव्ड है, कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हाइब्रिडाइजेशन इसका, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3 हैं। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इक्वल टू 0 है। अनपेयर कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 है। ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। और दूसरी चीज़, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो किसके ऊपर, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको अगर जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट इज प्लस आई, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज कर जाएगा। अगर प्लस आई लगा दिया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ EWG, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दें, मीन्स माइनस आइकाइजिंग ग्रुप लगा दें, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो होगी फ्री रेडिकल की वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम माइनस आइकाइजिंग ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी आपने देखा सेकंड होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अच्छा, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर लें। स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लें। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अगर हम टर्सरी फ्री रेडिकल के बारे में बात करें, सपोज करो ये हमारे पास CH3 है, CH3 है, CH3 है, टर्सरी फ्री रेडिकल हो गया। और फिर मैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल के बारे में बात करूं, ये हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। और फिर CH3 CH2 प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया और ये CH3 फ्री रेडिकल हो गया। अगर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये है स्टेबिलिटी का पॉइंट्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस आई का जो ग्रुप कितने हैं, प्लस आई का जो ग्रुप देखा जाए तो यहाँ पे ये प्लस आई हुआ, प्लस आई हुआ और ये भी प्लस आई हुआ। यहाँ पर भी प्लस आई है, हाइपर कंजुगेशन भी है, ये प्लस आई हुआ और ये भी प्लस आई हुआ और ये भी आपका प्लस आई हुआ। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखाया हूँ कि अगर प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं और यहाँ पे कितने हैं 0 है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगा सकते हैं कि किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आइए अगला पॉइंट्स देखें। जैसे अगर हम कंपेयर कराएं, एक फ्री रेडिकल ये है और दूसरा फ्री रेडिकल ये है और फिर तीसरा फ्री रेडिकल ये है, ठीक है। इसमें अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हुआ, स्ट्रक्चर सेकेंड और ये हो गया स्ट्रक्चर थर्ड। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड देन फर्स्ट, क्योंकि ये आपका 3 डिग्री फार्म हो गया और ये आपका 2 डिग्री फार्म हो गया, ये आपका प्राइमरी फार्म हो गया। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे देख ले, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ये क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्री रेडिकल के बारे में भी बातें कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इज सेकेंड इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन किसे कहते हैं, जहां पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड न हो, मीन्स व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, when shared electrons are not equally distributed, between two bonded atom called हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर x और y 2 शेयर्ड एटम है, अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका पूरी तरह से इस साइड में चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x प्लस और प्लस y माइनस। इसके परिणाम स्वरूप जो बनते हैं वो आयंस बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, आयंस।
ठीक है। जैसे आपका CH3 है और Cl है, CH3 Cl में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरह से इस पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव। तो अगर ये CH3 पॉजिटिव बना तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मीन्स यहाँ पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में कार्बोकेटायन और कार्बोएनायंस बन सकता है रिजल्ट इंटरमीडिएट के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटायंस के बारे में। कार्बोकेटायंस तो हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में। तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम्स, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम, positive charge containing carbon atom which having 6 electron in the valence shell, 6 electron in the valence shell, called carbocation। कॉल्ड कार्बोकेटायन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायंस बोलते हैं। जरा कार्बोकेटायंस के बारे में देखें। ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम्स है और इसके पास 6 वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये कार्बोकेटायंस है। अगर कार्बोकेटायंस के कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो ये जो होता है कार्बोकेटायंस के अगर कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं। लोन पेयर 0 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। हाइब्रिडाइजेशन इसका, हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसका, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री इसकी जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। और इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो किसकी उपस्थिति में इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी? इसको अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिल जाए तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने देखा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या प्लस आई जो भी आप कहें, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप stability of carbocation increases, और in the presence of इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अर्थात -i ग्रुप, स्टेबिलिटी क्या होगी?
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिक्रीजेस। -I की उपस्थिति में इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, +I की उपस्थिति में क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब बात होती है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये क्या होगा, ये लुईस एसिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कॉल्ड लुईस एसिड। और ये जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनका लगाव किससे होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होगी। आइए नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज। ये तो सब मैंने कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज बताई। अब कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में। अभी आपने देखा +I की उपस्थिति में स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, -I की। और भी स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं। अगर हम लोग स्टेबिलिटी को देखें, स्टेबिलिटी के और भी ऑर्डर हैं। जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है +M से ज़्यादा हो, अगर +M लगा है तो सबसे ज़्यादा +M स्टेबल करता है इसको। फिर इसके बाद होता है +R, फिर इसके बाद होता है हाइपर कंजुगेटिव, फिर इसके बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव या +I इफेक्ट। +I इफेक्ट, यहाँ पे आप कह सकते हैं +I इफेक्ट। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन को कौन बढ़ाता है, +M मेजोमेरिक, फिर इसके बाद +R, फिर इसके बाद प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग अगर बात करें +M के बारे में, तो +M की स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है। किसी भी तरीके से वो +M अगर मिल जाए तो वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे CH3 है O, और यहाँ पर मैंने बताया CH2 पॉजिटिव, और ये फिर इसके बाद OCH3। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका +M का काम करेगा, ये आपका +M का काम करेगा। कैसे, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट कराएगा। तो शिफ्ट कराकर यहाँ पर एक रेजोनेंस बना देगा, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड और OCH3 पॉजिटिव। जरा देखिए ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट बनना है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। अब आपके माइंड में ये होता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ये अपने आप को +M की वजह से ये स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर लेता है और कंप्लीट ऑक्टेट बना लेता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए जरा। अगर दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे सपोज करो CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे लगा दिया NH2 लोन पेयर, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, दिस इज द आल्सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट में हो गया, ये कंप्लीट ऑक्टेट में हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो +M अगर कहीं पर भी कार्बोकेटायन पे है तो वो कंप्लीट ऑक्टेट करा देता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर हम लोग बात करें सेकंड एग्जांपल के बारे में, +R के बारे में बात करें, तो +R के बारे में ज़रा ध्यान देना। अगर हम लोग +R के बारे में बात करें, ये सपोज करो ये आपका CH2, नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल है, CH2 है और ये पॉजिटिव है,
फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करके इस पे ले जाएं, ये इस पे ले जाएं, तो ये इसका स्केलेटन क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे देखें इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ पर है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ भी है और यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ भी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ भी है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा क्या होगा, डिस्पर्स होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, प्लस M। प्लस R तो क्या कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है डिस्पर्सन करा रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करा रहा है। बट यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट नहीं कर पा रहा है। चौथी बात होती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। जरा आप ध्यान देना, CH3 है और C है, ये CH3 है और यहाँ पर CH3 ये पॉजिटिव हो गया और फिर इसके बाद CH3 CH3 यहाँ पर पॉजिटिव होगा और फिर CH3 CH2 पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर CH3 पॉजिटिव। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे तो ये प्लस I भी है, और प्लस I जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे प्लस I भी है, जैसे जैसे प्लस I बढ़ेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ऐसा मैंने पॉइंट आपको लिखा दिया है। तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही क्योंकि यहाँ पे प्लस I है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 3 हैं और इसमें कितने हैं, 0 है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी इंक्रीज कर जाएगी। ये तो हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, प्लस M दे रहा है, फिर दूसरे नंबर पे रेजोनेंस देता है, प्लस R देता है, फिर तीसरे नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर चौथे नंबर पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे सपोज करो अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी CH2 CH3 और ये CH2 है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, CH2 पॉजिटिव लेते हैं और फिर CH2 यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा देते हैं और वो ग्रुप सपोज करो ये ग्रुप जो है मैंने यहाँ से इसको लिबरेट कर रहा हूँ। एक मिनट जस्ट वेट, ये CH3 है और यहाँ पर CH2 है और ये कोई ग्रुप है जिसको मैं निकालना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ तो ये क्या निकल जाएगा, -G माइनस के रूप में निकल गया और ये क्या बन जाएगा, CH3 और ये CH2 जो कि कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसका sp3 था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गया। अगर कोई भी कंपाउंड्स इस तरीके से है, टेट्राहेड्रली है, तो उसमें से कोई भी ग्रुप अगर हम निकालते हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, अगर उसको हम सेपरेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, sp3 से sp2 बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज करो ऐसा कोई कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई ग्रुप मैं लगा दिया और ये ग्रुप मैंने लगाया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से मैं
निकाल रहा हूँ -G माइनस के रूप में, तो ये क्या बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव बन जाएगा, जिसका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे कोई भी ग्रुप मैंने लगा दिया, और यहाँ से अगर मैं इस ग्रुप को लिबरेट आउट कर रहा हूँ तो ये ग्रुप अगर निकला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बात ये होती है कि तीनों के स्केलेटन के बारे में अगर हम लोग समझें तो तीनों का स्केलेटन कैसे होगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इस CH2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसका ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो C और ये सपोज करो CH3 हो गया और यहाँ पर H हो गया और ये H, और इसके पास एक इम्पटी ऑर्बिटल्स है, इसको बोलेंगे इम्पटी p ऑर्बिटल्स। ये इम्पटी p ऑर्बिटल्स है जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इम्पटी p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। वैसे इसको सही रूप से अगर इसको बनाया जाए तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका हो गया H, ये H हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर एक p ऑर्बिटल होगा जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, ये प्लेनर में होता है, sp2 जो है ये प्लेनर में रहता है और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो कि इम्पटी है, ये आपका इम्पटी p ऑर्बिटल है, इम्पटी p ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के हैं, तो ये इसका स्केलेटन बन गया। अगर हम इसके स्केलेटन के बारे में बात करें तो इसका स्केलेटन क्या होगा, ध्यान से देखें जरा, यहाँ पर CH2 अगर इसका MO पिक्चर देखा जाए तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिट सॉरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और ये इसका जो है इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि एक साथ ये ओवरलैपिंग किया हुआ है, जो कि क्या बनाया है, पाई बॉन्ड बनाया है। अब इसका एक और ऑर्बिटल्स है जो कि परपेंडिकुलर है, इस तरीके से परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है, ये आउट ऑफ प्लेन पे है, तो ये इसका क्या हो गया, इम्पटी p ऑर्बिटल हो गया, ये इम्पटी p ऑर्बिटल हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो इम्पटी p ऑर्बिटल है ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ध्यान से देखिए, जैसे अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इनके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर sp2 है तो इनके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर इनके पास यहाँ पर sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जिसमें से एक ये हो जाएगा, एक ये, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो उस तरीके से होगा। बट मतलब अगर दूसरा स्केलेटन माना जाए तो दूसरा स्केलेटन इसका ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि H, ये H हुआ और फिर ये इसके ऑर्बिटल्स हुए और फिर ये हुआ, फिर इसके भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करा देंगे, एक H ऐसा दिखा देंगे और एक ऑर्बिटल ऐसा दिखा देंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। बहुत लोगों का ये मानना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होता है, बट मोस्ट प्रेफरेबल ये सही है जो कि इम्पटी p ऑर्बिटल होता है। उसका कारण ये है कि इम्पटी p ऑर्बिटल जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट भी करा सकता है। अगर इसके स्केलेटन के बारे में बात करें तो इसका स्केलेटन इस तरीके से हो जाएगा, C, ये H हुआ, इसके पास जो है जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स ये हो गए जो कि एक ऑर्बिटल्स ये हो गए, ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग किया हुआ है। एक मिनट जस्ट वेट, इसको हम फिर से बनाते हैं, C और C, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसके साथ ओवरलैपिंग किया है। दूसरा
एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है जो कि इसके इस तरीके से निकला हुआ है, ये इसके साथ ओवरलैपिंग किया है। ठीक है, तो ये दो पाई बांड बन गए, एक पाई बांड यहाँ पे बन रहा है और एक पाई बांड यहाँ पे बन रहा है। और इसके पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि ये ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल या इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये आपको मैं आपको ये सिर्फ समझाना चाह रहा था कि जैसे इस तरीके से अगर कंपाउंड जो है अगर कोई भी एटम को रिलीज करता है तो ये सिचुएशन बन जाती है और इसका ये एमओ पिक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी, अब हम लोग बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कभी कभी इंटरमीडिएट में कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं जो कि बाद में जो माइनर और मेजर प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं। आइए देखें कैसे। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया CH3C और H और ये CH3 और यहाँ पर मैंने CH2 और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया Cl, और इसको मैंने रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट NaOH के साथ, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए, CH3C और ये CH3 और ये H, यहाँ पर CH2OH। चूँकि होना क्या चाहिए, यहाँ से Cl जो होता लिबरेट आउट होता और फिर ये OH जो है इस पर अटैक करता, होना ये चाहिए। बट ये जो है ये माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर है। और इसका जो और भी एक प्रोडक्ट बन रहा है जो इस तरीके से बन रहा है कि CH3 और C यहाँ पर हो गया OH और ये CH3 हुआ और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ से Cl को निकलने में और OH को अटैक करने में जाहिर सी बात है अगर ये बन रहा है तो कुछ न कुछ उसमें घटना हुई होगी। ये घटना तो समझ में आती है कि Cl लिबरेट हुआ, पॉजिटिव आया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक किया, तो यहाँ पर ये समझ में आता है। लेकिन ये माइनर बन रहा है, इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो ये OH इस पे कैसे अटैक किया। जाहिर सी बात है Cl को निकलने में OH को अटैक करने में यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट हुआ जिसके कारण ये मेजर बन रहा है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। जैसे जब हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट लिबरेशन की बात करेंगे, इस Cl को मैंने निकाला, यहाँ से मैंने Cl को सेपरेट आउट किया Cl माइनस के रूप में। ये हमारे पास कंपाउंड क्या बना CH3C CH3 और यहाँ पर बना H और ये बन गया CH2 पॉजिटिव। NaOH ब्रेकआउट हुआ है। NaOH को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। इसको इधर दिखा देते हैं। NaOH अगर ब्रेकआउट कराएंगे तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। ये टूटा हुआ है जिसमें OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह है। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। इसकी तलाश है एक न्यूक्लियस सेंटर की, तो ये क्या करेगा, इस पे आकर अटैक किया। जब इस पे अटैक किया तो ये क्या बन जाएगा, अगर OH माइनस आकर इस पे अटैक किया तो ये बन जाएगा CH3CH और ये CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, जो कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनता हुआ मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई होगी, जरा ध्यान देना, दूसरी चीज़ क्या हुई होगी, इसमें एक दूसरी चीज़ ये हुई होगी। अगर हम लोग इसकी बात करें तो दूसरी चीज़ क्या हुई देखते हैं। देखो हुआ क्या, ये CH2 प्लस जो है ये इस समय जो है
लेस स्टेबल है क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर इसको जरूरत पड़े तो ये सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैंने एक हाइड्रोजन को लेकर इसमें शिफ्ट करा दिया। इस शिफ्टिंग का नाम होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस शिफ्टिंग का क्या नाम होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। ये माइग्रेशन हुआ, हाइड्रोजन अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें शिफ्ट हो गया। तो क्या बना दिया? ये बना दिया आपका CH3 और यहाँ पर हो गया C पॉजिटिव और ये CH3 हुआ और यहाँ पर हो गया CH3। जब ये बन गया तो दिस इज द टर्सरी कार्बोकेटाइन एंड टर्सरी कार्बोकेटाइन बनने पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? मोर स्टेबल। ये क्या हो गया? मोर स्टेबल। जो ज़्यादा स्टेबल होता है इंटरमीडिएट, उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होता है, वो फास्ट बनता है। ऐसी स्थिति में अब OH- यहाँ पर अब ये OH- इस पर अटैक किया, ये OH- अटैक किया तो क्या बन गया? CH3 और ये COH और यहाँ पर हुआ CH3 और ये हो गया CH3। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है ये इसकी वजह से बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये सेकंड प्रोडक्ट बना, सेकंड प्रोडक्ट ये बना, ये सेकंड प्रोडक्ट कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट हुआ जिसके कारण ये सेकंड प्रोडक्ट बना, और बना ही नहीं, वो मेजर के रूप में, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं भी कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन को हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे कि कैसा कार्बोकेटाइन बना है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अगर प्राइमरी है तो क्या वो टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो सेकेंडरी है तो क्या वो टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है। उसकी हम प्रोबेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी उस इंटरमीडिएट को हम स्टेबलाइज कर देते हैं शिफ्टिंग के द्वारा, फिर उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या माइग्रेशन का क्या एम्पलीट्यूड होता है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक बात होती है माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के बारे में, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के बारे में। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड वैसे जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज पे। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन में कोई प्राइमरी या सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है, और वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो वो उसका जो माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड होता है, सपोज करो उसमें बहुत सारे स्पीसीज लगे हैं, तो उस स्पीसीज में कौन सा माइग्रेट करेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा माइग्रेट करेगा। आइए देखें, जैसे सपोज करो यहाँ पे इसके एग्जांपल देखिए, जैसे H- का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है इन केस ऑफ फेनिल, और फिर इन केस ऑफ टर्सरी, कोई टर्सरी स्पीसीज हो, फिर सेकेंडरी स्पीसीज हो, फिर इसके बाद प्राइमरी हो, फिर इसके बाद CH3 निगेटिव हो। ये आपका ये जो कंसेप्ट है ये दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड। ये रिस्ट्रिक्टेड, ध्यान देना, ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये RDS के लिए होता है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है, उस स्लो स्टेप के लिए ये फार्मूला क्या होता है? स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है। ये क्या होता है? स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है। बट अगर हमारे पास रिएक्शन जो है फास्ट है तो फास्ट के लिए ये स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फास्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे H- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है भाई, ध्यान देना, H- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। ये लाइट एलिमेंट होता है, लाइट एलिमेंट की वजह से या लाइट आयंस की वजह से इसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, न कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ तक फॉलोड होता है, किसके लिए फॉलोड होता है। अगर मैं सिचुएशन बदल देता हूँ, नेचर बदल देता हूँ, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होता, ऐसा मैंने आपको बताया। तो फिर क्या होगा देखें, आइए देखते हैं। अगर जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड है, यहाँ पर C है और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर ले लिया फेनिल ग्रुप लिया और यहाँ पर लिया H, और फिर इसके बाद यहाँ पर है CH2 और ये Cl है। OH- मीन्स डाइल्यूट NaOH से मुझे अपक्रिया इसमें करानी है। तो Cl को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Cl को डिपार्ट करेंगे, यहाँ से Cl क्या करेंगे, निकालेंगे, ये Cl निकलेगा
अगर हम रिएक्शन को एक साथ देखते हैं तो Cl निकलेगा तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 और ये CH और यहाँ पर फेनिल बना और फिर यहाँ पर क्या बन गया, CH2 पॉजिटिव। अब जरा देखो ये कार्बोकेटायंस बना है जो कि प्राइमरी कार्बोकेटायंस है, ये कन्वर्ट होना चाहेगा, आपस में रीअरेंजमेंट करना चाहेगा, तो देखो जरा ये CH2 पॉजिटिव बना है। एक तो ये हो सकता है कि OH आकर इस पे अटैक कर दे जो कि माइनर कंपाउंड बनेगा, लेकिन हमको मेजर कंपाउंड चाहिए तो फिर इसमें माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड को देखा जाएगा। यहाँ पर H है, ये CH3 है, ये फेनिल है। तो माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड किसको कहता है, सबसे ज़्यादा जो है एम्पलीट्यूड किसके पास है, H माइनस को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा देंगे। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। और ये क्या बन जाएगा, CH3C यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये फेनिल हुआ और ये क्या बन जाएगा, CH3। नाउ इन दिस केस दिस इज द टर्सरी, दिस इज द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन गया। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3C और यहाँ पर OH और ये आपका फेनिल बना और फिर ये आपका बन जाएगा CH3। ये आपका क्या होगा, मेजर कंपाउंड होगा। बट अगर हमारे पास जो है यहाँ पे तो मान लीजिए डिफरेंट नेचर के हैं, जब आपके पास जो है माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड डिफरेंट नेचर के होते हैं, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड इफ migratory species are different in nature, तब उस समय जो होता है अगर डिफरेंट इन नेचर के होते हैं तो फिर आपको जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पे हम माइग्रेशन कराते हैं। किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पे हम माइग्रेशन कराएंगे। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा माइग्रेट करेगा। जिसकी या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को भी आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को हम प्रेफरेंस करेंगे। जैसे बात ये समझो कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं तो उसमें हो सकता है कि किसी का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, तो माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, कोई तेज़ी से जाकर उस पर रीअरेंजमेंट कर दे। बट उसमें ये होती है कि अगर माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि जो माइग्रेशन करने पर जिस इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, हम उसी स्पीसीज को माइग्रेट कराएंगे अगर हमारे पास डिफरेंट नेचर के माइग्रेटरी स्पीसीज हैं। फिर समझिए, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के माइग्रेटरी स्पीसीज हैं तो वहाँ पे हम ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, हम सीधा ये देखेंगे कि हमारा इंटरमीडिएट जो बना है, जो कार्बोकेटायन बना है, किसकी माइग्रेशन से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, हम उसी को क्या करेंगे, माइग्रेशन कराएंगे। अगर डिफरेंट नेचर के हैं, अगर सेम नेचर के हैं, जैसे सपोज करो सभी फेनिल है, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, माइग्रेट करेगा। तो वहाँ पे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को नहीं ध्यान देंगे, हम वहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रेफरेंस करेंगे और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, सपोज करो अगर ये हमारे पास C है ना, इस पे डिफरेंट टाइप के माइग्रेटरी स्पीसीज है। यहाँ पर मैंने लगा दिया ये ग्रुप, दूसरा लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया NO2 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया और फिर नेक्स्ट लगा दिया OMe लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपाउंड जो माइग्रेशन करना चाह रहा है, यहाँ पे सपोज करो CH2, ये ऑलरेडी मैं जनरेट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे सेम नेचर की स्पीसीज है जो कि माइग्रेशन करना चाह रहे हैं। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, हमको टर्सरी कार्बोकेटायन चाहिए, ये सेम स्पीसीज है, तो कौन माइग्रेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये यहाँ पर माइग्रेट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड्स बना C, ये हुआ पॉजिटिव और यहाँ पर हो गया CH2 और ये OMe।
ठीक है, तो ये आपका माइग्रेटरी एप्लीट्यूड हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी यहाँ पे जैसे फेनिल ग्रुप है, मैंने आपको बताया कि फेनिल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्लीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर फेनिल ग्रुप है तो फेनिल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्लीट्यूड अगर ज़्यादा है, ये सपोज करो फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्लीट्यूड ज़्यादा क्यों होती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जब ये अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म ज़रा ध्यान से समझिए। ये आपका NO2 है और फिर ये है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ओपनली दिखाऊंगा, या मैं किसी दूसरे के मैकेनिज्म के बारे में बात करूं। जैसे सपोज करो यहाँ पर CH3 है और ये CH3 है और यहाँ पर एक इस तरीके से ये ग्रुप लगा हुआ है और ये माइग्रेट करना चाहते हैं, तो ये माइग्रेट करेंगे कैसे? अगर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस पे अटैक किया तो देखो जरा क्या होगा, CH3 और ये CH3 ये CH2, इनके बीच में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो होंगे ये अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे दिए तो ये पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, जो कि अगर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे तो फिर इनकी जो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड होती है वो मिथाइल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सपोज करो इस फेनिल ग्रुप में, अगर इस फेनिल ग्रुप में जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें कोई हम ERG लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, अगर इसमें कोई हम ERG लगा दें तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी एरोमेटिक रिंग में अगर हम ERG लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं, तो उसकी माइग्रेटरी एप्लीट्यूड नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा होती है, और इसकी जो होती है अगर हम EWG लगा दें तो इसकी जो होती है वो कम हो जाती है, EWG। ये है माइग्रेटिंग एप्लीट्यूड, माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। जरा आप ध्यान समझिएगा, ये माइग्रेटिंग, अगर किसी भी एरोमेटिक रिंग में ERG जैसा लगा दिए पैरा पोजीशन पे तो उसकी माइग्रेटरी एप्लीट्यूड बढ़ जाती है नॉर्मल बेंजीन के कंपेयर में। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा इसका जो अंदर का इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, और पॉजिटिव को स्टेबलाइज कौन करता है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये और तेजी से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर जाएगा, जिसके कारण इसकी माइग्रेटरी एप्लीट्यूड बढ़ जाएगी, वो नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू EWG। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं एक डाटा के बारे में बात करूं, अगर ERG जो है यहाँ पे लगाया गया है पैरा पोजीशन पे, तो उसकी माइग्रेटरी एप्लीट्यूड जो होती है वो आर्थो पोजीशन के कंपेयर में ज़्यादा होती है अगर यहाँ पे ERG लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडर्ड हो जाएगा, स्टेरिक हिंडर्ड की वजह से ये ऐसा होता है। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। अगर इस तरीके से यहाँ पर OMe लगा दिया जाए और फिर यहाँ पर जो है मेथिल लगा दिया जाए, और फिर नॉर्मल बेंजीन ही रख दिया जाए, फिर इसमें जो है Cl लगा दिया जाए,
और फिर इसमें जो है आर्थो पोजीशन पे OM में लगा दिया जाए। ये सभी मैं माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सपोज करो 1 मान दिया गया है तो 15 टाइम्स इसका ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, और ये 500 टाइम्स इसका ज़्यादा होता है, और ये सपोज करो 0.7 होता है और ये 0.3 होता है। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है। पीटर साइक्स के बुक से ये लिया गया है। तो ये माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड है। ओके, थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटायन की जो रीअरेंजमेंट होता है उसके बाद रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।